नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियां लेकर उपस्थित हुई हूँ। कथा के इस भाग में हम दो कहानियों पर विचार करेंगे। पहला, अपने हाथ में है संसार, दूसरों का देख ललचाना है बेकार। दूसरा, देखें मित्रता का बल, मुसीबत में युक्ति से निकला हल। उड़ती के पीछे भागना। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेवेत, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नश्यमेव ही। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भटकता है, उसका निश्चित धन भी नष्ट हो जाता है। एक स्थान पर तीक्ष्ण विषाण नाम का बैल रहता था। बहुत उन्मत्त होने के कारण उसे किसान ने छोड़ दिया था। अपने साथी बैलों से भी छूटकर वह जंगल में ही मतवाले हाथी की भांति बेरोक टोक घूमता रहता था। उसी जंगल में प्रलोभक नाम का एक गीदड़ भी था। एक दिन वह अपने पत्नी समेत नदी के किनारे बैठा था कि वह बैल भी वहीं पानी पीने आ गया। बैल के मांसल कंधों पर लटकते हुए मांस को देखकर गीदड़ ने गीदड़ी से सुना, स्वामी, इस बैल की लटकती हुई लोथ को देखो, ना जाने किस दिन यह जमीन पर गिर जाए। तुम इसके पीछे पीछे जाओ, जब यह जमीन पर गिरे तो ले आना। गीदड़ ने उत्तर दिया, प्रिय, ना जाने ये लौथ गिरे या ना गिरे, कब तक इसका पीछा करूंगा। इस व्यर्थ के काम में मुझे मत लगाओ। हम यहाँ चैन से बैठे हैं। जो चूहे इस रास्ते में जाएंगे उन्हें मारकर हम भोजन कर लेंगे। तुझे यहाँ अकेली छोड़कर जाऊंगा तो शायद कोई दूसरा गीदड़ ही इस घर को अपना बना ले। अनिश्चित लाभ की आशा में निश्चित वस्तु का परित्याग कभी अच्छा नहीं होता। गीदड़ी बोली, मैं नहीं जानती हूँ तुम कितने कायर हो, आलसी हो। तुम इतना भी साहस नहीं करते। जो थोड़े से धन से संतुष्ट हो जाता है वो थोड़े से धन को ही गंवा बैठता है। इसके अतिरिक्त अब चूहे के मांस से ऊब गई हूँ। बैल के ये मांसपिंड अब गिरने ही वाले लगते हैं, इसलिए अब इसका पीछा करना ही चाहिए। गीदड़ी के आग्रह पर गीदड़ को बैल के पीछे जाना ही पड़ा। सच तो यह है कि पुरुष तभी तक प्रभु होता है जब तक उस पर स्त्री का अंकुश नहीं पड़ता। स्त्री का हट पुरुष से सब कुछ करा लेता है। तब से गीदड़ गीदड़ी दोनों बैल के पीछे पीछे घूमने लगे। उनकी आंखें उसके लटकते मांसपिंड पर लगी थी, किंतु वह मांसपिंड अब गिरा तब गिरा, लटकते हुए भी गिरता नहीं था। अंत में 10 से 15 वर्ष इसी तरह बैल का पीछा करने के बाद एक दिन गीदड़ ने कहा, प्रिय, ना मालूम ये गिरे या ना गिरे, इसलिए अब इसकी आशा छोड़कर अपनी राह चलो। कहानी सुनने के बाद परुष ने कहा, यदि यही बात है तो धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है तो तू फिर वर्धमान चला जा। वहां 2 बनियों के पुत्र हैं, गुप्त धन, दूसरा उपभुक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तू किसी एक का वरदान मांगना। यदि तू उपभोग की उपयोगिता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए चाहेगा तो उपभुक्त धन दे दूंगा। यह कहकर वे देवता लुप्त हो गए। सौमिलक उसके आदेश अनुसार फिर वर्धमानपुर पहुंचा। शाम हो गई थी। पूछता पूछता वह गुप्त धन के घर पर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्तधन और उसकी पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा, किंतु सौमिलक भी अपने संकल्प का पक्का था। सबके विरुद्ध होते हुए भी वह घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय उसे गुप्तधन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वह वहीं सो गया। स्वप्न में उसने फिर वही दोनों देव देखे। वे बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, तूने गुप्तधन को भोग से इतना अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने सौमिलक को भी रोटी दे दी। पौरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें दोष नहीं। मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है। इसका फल देना तेरे अधीन था। दूसरे दिन गुप्तधन पेचिश से बीमार हो गया और उसे उपवास रखना पड़ा। इस तरह उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। सौमिलिक अगले दिन सुबह उपभुक्त धन के घर पहुंचा। वहां उसने भोजनादि द्वारा उसका सत्कार किया। सोने के लिए सुंदर शैया भी दी। सोते सोते उसने फिर सुना, वही दोनों देव बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, इसने सौमिलक का सत्कार करते हुए बहुत धन व्यय कर दिया, अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म है, इसका फल देना तेरे अधीन है।
सुबह होने पर सौमिलिक ने देखा राज दरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन की बेंट लेकर उपयुक्त धन को दे रहा था। यह देखकर सौमिलिक ने विचार किया, यह संचय रहित उपयुक्त धन की गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत्कार्यों में व्यय कर दिया जाए और वह धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा रहता है। मंत्रक ने यह कहानी सुनाकर हिरण्यक से कहा, इस कारण तुझे भी धन विषयक चिंता नहीं करनी चाहिए। तेरा जमीन में गड़ा हुआ खजाना चला गया तो जाने दे, भोग के बिना उसका तेरे लिए उपयोग भी क्या था। उपार्जित धन का सबसे अच्छा संरक्षण यही है कि उसका दान कर दिया जाए। शहद की मक्खियां जितना मधु संचय करती हैं किंतु उपयोग नहीं करती, इस संचय से क्या लाभ। मंत्रक कछुआ, लघुपतना कौवा और हिरण्यक चूहा वहां बैठे बैठे यही बातें कर रहे थे कि वहां चित्रांग नाम का हिरण कहीं से दौड़ता हाँफता आ पहुंचा। एक व्याध उसका पीछा कर रहा था। उसे आता देखकर कौवा उड़कर वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। हिरण्यक पास के बिल में घुस गया और मंत्रक तालाब के पानी में जा छिपा। कौवे ने हिरण की अच्छी तरह देखने के बाद मंत्रक से कहा, मित्र मंत्रक, यह तो हिरण के आने की आवाज है। एक प्यासा हिरण पानी पीने के लिए तालाब पर आया है। इसी का यह शब्द है, मनुष्य का नहीं। यह हिरण बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है और डरा हुआ है, इसलिए यह प्यासा नहीं है बल्कि व्याध के डर से भागा हुआ है। देखो तो सही, इसके पीछे व्याध आ रहा है या नहीं। दोनों की बातें सुनकर चित्रांग हिरण बोला, मंत्रक, मेरे भय का कारण तुम जान गए हो। मैं व्याध के बाड़ों से डरकर बड़ी कठिनाई से यहाँ पहुंच पाया हूँ। तुम मेरी रक्षा करो, अब तुम्हारी शरण में हूँ। मुझे कोई ऐसी जगह बतलाओ जहाँ व्याध ना पहुंच सके। मंत्रक ने हिरण को घने जंगलों में भाग जाने की सलाह दी, किंतु लघुपतनक ने ऊपर से देखकर बतलाया कि व्याध दूसरी दिशा में चले गए हैं, इसलिए अब डर की कोई बात नहीं। इसके बाद चारों मित्र तालाब के किनारे वृक्ष की छाया में मिलकर देर तक बातें करते रहे। कुछ समय बाद एक दिन जब कछुआ, कौवा और चूहा बातें कर रहे थे, शाम हो गई। बहुत देर बाद भी हिरण नहीं आया। तीनों को संदेह होने लगा कहीं फिर वह व्याध के जाल में ना फंस गया हो अथवा शेर, बाघ आदि ने उस पर हमला ना कर दिया हो। घर में बैठे स्वजन अपने प्रवासी प्रियजनों के संबंध में सदा शंकित रहते हैं। बहुत देर तक भी चित्रांग हिरण नहीं आया तो मंत्रक कछुए ने लघुपतना कौवे को जंगल में जाकर हिरण के खोजने की सलाह दी। लघुपतनक ने कुछ दूर जाकर देखा कि वहां चित्रांग एक जाल में बंधा हुआ है। लघुपतनक उसके पास गया। उसे देखकर चित्रांग की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अंतिम समय में तुम्हारे दर्शन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राण विसर्जन के समय मित्र दर्शन बड़ा सुखदायक होता है। मेरा अपराध क्षमा करना। लघुपतनक ने धीरज बंधाते हुए कहा, घबराओ मत, मैं अभी हिरण्यक चूहे को बुला लेता हूँ, वह तुम्हारा जाल काट देगा। यह कहकर वह हिरण्यक के पास चला गया और शीघ्र ही उसे पीठ पर बैठाकर ले आया। हिरण्यक अभी जाल काटने की विधि सोच ही रहा था कि लघुपतनक ने वृक्ष के ऊपर से दूर किसी को आते हुए देखा। यह तो बहुत बुरा हुआ। क्या कोई व्याध आ रहा है? नहीं, व्याध तो नहीं, किंतु मंत्रक कछुआ इधर आ रहा है। तब तो खुशी की बात है। दुखी क्यों होते हो? दुखी इसलिए होता हूँ कि व्याध के आने पर मैं ऊपर उड़ जाऊंगा, हिरण्यक बिल में घुस जाएगा, चित्रांग भी छलांगे मारकर घने जंगल में घुस जाएगा, किंतु ये मंत्रक कैसे अपनी जान बचाएगा, यही सोचकर चिंतित हो रहा हूँ। मंत्रक के वहां आने पर हिरण्यक ने मंत्रक से कहा, मित्र, तुमने यहाँ कर अच्छा नहीं किया, अब भी वापस लौट जाओ, कहीं व्याध ना आ जाए। मित्र, मैं अपने मित्र को आपत्ति में देखकर जान बचाकर कहाँ भाग सकता हूँ। सोचा उसकी आपत्ति में हाथ बटाऊंगा, तभी चला आया। यह बातें हो ही रही थी कि उन्होंने व्याध को उसी ओर आते देखा। यह देखकर चूहे ने उसी क्षण चित्रांग के बंधन काट दिए। चित्रांग भी उठकर घूम घूम कर पीछे देखता हुआ आगे भाग खड़ा हुआ। लघुपतनक वृक्ष पर उड़ गया। हिरण्यक पास के बिल में घुस गया। व्याध अपने जाल में किसी को ना पाकर बड़ा दुखी हुआ। वहां से वापस जाने को मुड़ा ही था कि उसकी दृष्टि धीरे धीरे जाने वाले मंत्रक पर पड़ी। उसने सोचा, आज हिरण तो नहीं हाथ आया, कछुए को ही ले चलता हूँ। कछुए को ही आज भोजन बनाऊंगा, इससे ही पेट भरूंगा। यह सोचकर वह कछुए को कंधे पर डालकर चल दिया। उसे ले जाता देखकर हिरण्यक और लघुपतनक को बड़ा दुख हुआ। दोनों मित्र मंत्रक को बड़े प्रेम और आदर से देखते थे। चित्रांग ने भी मंत्रक को व्याध के कंधों पर देखा तो व्याकुल हो गया। तीनों मित्र मंत्रक की मुक्ति का उपाय सोचने लगे। कौवे ने तब एक उपाय ढूंढ निकाला।
वह यह था कि चित्रांग व्याघ्र के मार्ग में तालाब के किनारे जाकर लेट जाए। मैं तब उसे चोंच मारने लगूंगा। व्याघ्र समझेगा कि हिरण मरा हुआ है। वह मथरक को जमीन पर रखकर उसे लेने के लिए जब आएगा तो हिरण्यक धीरे धीरे मथरक के बंधन काट देगा। मथरक तालाब में घुस जाए और चित्रांग छलांगे मारकर घने जंगल में चला जाए। मैं उड़कर वृक्ष पर चला ही जाऊंगा, सभी बच जाएंगे, मथरक भी छूट जाएगा। तीनों मित्रों ने यही उपाय किया। चित्रांग तालाब के किनारे मृतवत्सा लेट गया। कौवा उसकी गर्दन पर सवार होकर चोंच चलाने लगा। व्याध ने देखा तो समझा कि हिरण जाल से छूट गया और दौड़ता दौड़ता यहाँ मर गया। उसे लेने के लिए वे जाल बद्ध कछुए को जमीन पर छोड़कर आगे बढ़ा तो हिरण्यक ने अपने वज्र समान तीखे दांतों से जाल के बंधन काट दिए। मथरक पानी में घुस गया। चित्रांग भी दौड़ गया। व्याघ्र ने चित्रांग को हाथों से निकलकर जाते देखा तो आश्चर्य में डूब गया। वापस जाकर जब उसने देखा कि कछुआ भी जाल से भाग गया है तब उसके दुख की सीमा न रही। वहीं एक शिला पर बैठकर वह विलाप करने लगा। दूसरी ओर चारों मित्र लघुपतनक, मथरक, हिरण्यक और चित्रांग प्रसन्नता से फूले नहीं समाते थे। मित्रता के बल पर ही चारों ने व्याध से मुक्ति पाई थी। मित्रता में बड़ी शक्ति है। मित्र संग्रह करना जीवन की सफलता में बड़ा सहायक है। विवेकी व्यक्ति को सदा मित्र प्राप्ति का यत्नशील रहना चाहिए। अब हम पंचतंत्र के तीसरे तंत्र काकोलुकियम की कहानियां सुनेंगे। दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम के इस नगर में एक पीपल का वृक्ष था। उसके घने पत्तों से ढकी शाखाओं पर पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। उन्हीं में से कुछ घोंसलों में कौवों के बहुत से परिवार रहते थे। कौवों का राजा वायसराज मेघवर्ण भी वहीं रहता था। वहां उसने अपने दल के लिए एक व्यूह सा बना रखा था। उससे कुछ दूर पर्वत की गुफा में उल्लुओं का दल रहता था। उनका राजा अरिमर्दन था। दोनों में स्वाभाविक वैर था। अरिमर्दन हर रात पीपल के वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाया करता था। वहां कोई इकला दुकला कौवा मिल जाता तो उसे मार देता था। इसी तरह एक एक करके उसने सैकड़ों कौवे मार दिए। तब मेघवर्ण ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे उल्लुक राज के प्रहारों से बचने का उपाय पूछा। उसने कहा, कठिनाई यह है कि हम रात को देख नहीं सकते और दिन को उल्लू ना जाने कहाँ छिप जाते हैं। हमें उनके स्थान के संबंध में कुछ भी पता नहीं। समझ नहीं आता कि इस समय संधि, युद्ध, यान, आसन, संशय, द्वैधिभाव आदि उपायों में से किसका प्रयोग किया जाए। पहले मेघवर्ण ने उज्जीवी नाम के प्रथम सचिव से प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, महाराज, बलवान शत्रु से युद्ध नहीं करना चाहिए। उससे तो संधि करना ही ठीक है। युद्ध से हानि ही हानि है। समान बल वाले शत्रु से ही पहले संधि करके कछुए की तरह सिमट कर क्षत्रिय संग्रह करने के बाद ही युद्ध करना उचित होता है। उसके बाद संजीवी नाम के द्वितीय सचिव से प्रश्न किया गया। उसने कहा, महाराज, शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। शत्रु संधि के बाद भी नाश ही करता है। पानी अग्नि द्वारा गर्म होने के बाद भी अग्नि को बुझा ही देता है। विशेषतः क्रूर, अत्यंत लोभी और धर्म रहित शत्रु से तो कभी भी संधि ना करें। शत्रु के प्रति शांति भाव दिखलाने से उसकी शत्रुता की आग और भी बढ़ जाती है। वह और भी क्रूर हो जाता है। जिस शत्रु से हम आमने सामने की लड़ाई ना लड़ सकें उसे छल बल द्वारा हराना चाहिए, किंतु संधि नहीं करनी चाहिए। सच तो यह है कि जिस राजा की भूमि शत्रुओं के खून से और उनकी विधवा स्त्रियों के आंसुओं से नहीं सींची जाती, वह राजा होने योग्य ही नहीं होता। तब मेघवर्ण ने तृतीय सचिव अनुजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, हमारा शत्रु दुष्ट है, बल में भी अधिक है, इसलिए उसके साथ संधि और युद्ध दोनों के करने में हानि है। उसके लिए तो शास्त्रों में यान नीति का ही विधान है। हमें यहाँ से किसी दूसरे देश में चला जाना चाहिए। इस तरह पीछे हटने से कायरता दोष नहीं लगता। शेर भी तो हमला करने से पहले पीछे हटता है। वीरता का अभिमान करके जो हठ पूर्वक युद्ध करता है वह शत्रु की ही इच्छा पूरी करता है और अपने व अपने वंश का नाश कर लेता है। इसके बाद मेघवर्ण ने चतुर्थ सचिव प्रजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मेरी सम्मति में तो संधि
विग्रह और यान तीनों में दोष है। हमारे लिए आसन नीति का आश्रय लेना ही ठीक है। अपने स्थान पर दृढ़ता से बैठना सबसे अच्छा उपाय है। मगरमच्छ अपने स्थान पर बैठकर शेर को भी हरा देता है, हाथी को भी पानी में खींच ले जाता है। वहीं यदि अपना स्थान छोड़ दे तो चूहे से भी हार जाए। अपने दुर्ग में बैठकर हम बड़े बड़े शत्रु का सामना कर सकते हैं। अपने दुर्ग में बैठकर हमारा एक सिपाही शत शत शत्रुओं का नाश कर सकता है। हमें अपने दुर्ग को दृढ़ बनाना चाहिए। अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़े छोटे छोटे वृक्षों को आंधी तूफान के प्रबल झोंके भी उखाड़ नहीं सकते। तब मेघवर्ण ने चिरंजीवी नाम के पंचम सचिव से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मुझे तो इस समय संशय नीति ही उचित प्रतीत होती है। किसी बलशाली सहायक मित्र को अपने पक्ष में करके ही हम शत्रु को हरा सकते हैं। अतः हमें यहीं ठहरकर किसी समर्थ मित्र की सहायता ढूंढनी चाहिए। यदि एक समर्थ मित्र ना मिले तो अनेक छोटे छोटे मित्रों की सहायता भी हमारे पक्ष को सबल बना सकती है। छोटे छोटे तिनकों से गुथी हुई रस्सी भी इतनी मजबूत बन जाती है कि हाथी को पकड़कर बांध लेती है। पांचों मंत्रियों से सलाह लेने के बाद वायसराज मेघवर्ण अपने वंशागत सचिव स्थिरजीवी के पास गए। उन्हें प्रणाम करके वह बोले, श्रीमान, मेरे सभी मंत्री मुझे जुदा जुदा राय दे रहे हैं। आप उनकी सलाहें सुनकर अपना निश्चय बताइए। स्थिरजीवी ने उत्तर दिया, वत्स, सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक ही मंत्रणा दी है। अपने अपने समय सभी नीतियां अच्छी होती हैं, किंतु मेरी सम्मति में तो तुम द्वैधी भाव या भेद नीति का ही आश्रय लें। उचित यह है कि पहले हम संधि द्वारा शत्रु में अपने लिए विश्वास पैदा कर लें, किंतु शत्रु पर विश्वास न करें। संधि करके युद्ध की तैयारी करते रहें। तैयारी पूरी होने पर युद्ध कर दें। संधि काल में हमें शत्रु के निर्बल स्थलों का पता लगाते रहना चाहिए। उनसे परिचित होने के बाद वहीं आक्रमण कर देना चाहिए। मेघवर्ण ने कहा, आपका कहना निस्संदेह सत्य है, किंतु शत्रु का निर्बल स्थल किस तरह देखा जाए? गुप्तचरों द्वारा ही हम शत्रु के निर्बल स्थल की खोज कर सकते हैं। गुप्तचर ही राजा की आंख का काम देता है। स्थिरजीवी की बातें सुनने के बाद मेघवर्ण ने पूछा, श्रीमान, यह तो बतलाइए कि कौवों और उल्लुओं का यह स्वाभाविक बैर किस कारण से है? तब स्थिरजीवी ने उन्हें यह कथा सुनाई।